हेलो दोस्तों, मैं रवि सर स्वागत करता हूं आपका अपने द वर्टेक्स क्लासेस यूट्यूब परिवार पर। जैसा कि हम जीएस के नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं और चलिए हम पहला ही अपना क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है तापी नदी, नर्मदा नदी, सरयू नदी या झेलम। तो याद रखना, सूरत की अगर बात की जाएगी तो सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? याद रखना, तापी नदी के किनारे। किसके किनारे स्थित है? तापी या ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। बात किसकी हो रही है भैया? सूरत। सूरत कहां पड़ता है? तो याद रखना भैया जी, कहां पड़ता है? गुजरात। कहां पे है? गुजरात। और सूरत की अगर बात करेंगे तो इसे किसके नाम से जाना जाता है? डायमंड सिटी। सूरत को किस नाम से जाना जाता है? तो डायमंड सिटी के नाम से सूरत को जाना जाता है। क्लियर है? सूरत में क्या होता है? तो याद रखना, सूरत में ही हीरे तराशने का काम होता है। हीरों को कहां तराशा जाता है? सूरत में। क्लियर है? ऑप्शन था आपका ताप्ती नदी। इसका आंसर है कि सूरत किस नदी किनारे है? तो ताप्ती नदी। एक ऑप्शन दिया है इसमें आपको नर्मदा नदी। अगर मैं बात करूंगा नर्मदा नदी के तट पर स्थित कौन सा शहर है, तो नर्मदा नदी की अगर बात करेंगे तो भाई नर्मदा में कौन सा है? जबलपुर। कौन सा है? जबलपुर। जबलपुर कहां? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है? एक ऑप्शन आपको दिया है सरयू नदी। सरयू नदी के तट पर कौन स्थित है? याद रखना, अयोध्या की अगर बात करें तो किसके किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे। वही अयोध्या जहां राम, श्री राम, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। क्लियर है? जहां पे अभी भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ था। चलो देखो, अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि झेलम। ऑप्शन क्या है आपका? झेलम। अगर झेलम नदी की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर किसके नदी के किनारे है? तो आपका झेलम नदी के किनारे। किसके किनारे है? झेलम नदी के। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? किसके किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के। नर्मदा के किनारे जबलपुर है। आपको पता होगा सरयू नदी, अयोध्या, झेलम नदी, जम्मू कश्मीर। अगर कुछ और मैं नदियों की बात करूंगा, मैं अगर बात करूं यहां पे मथुरा, कुछ शहरों की बात करूं कि मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो किसके किनारे स्थित है मथुरा? यमुना के। किसके स्थित है? यमुना के किनारे स्थित है आपका मथुरा। अगर मैं यहीं पे बात कर लूं दिल्ली, दिल्ली भी किसके किनारे स्थित है? जमुना नदी के किनारे। अगर मैं यहीं पे बात कर लूं कानपुर शहर, किसकी? कि कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना, कानपुर किसके किनारे स्थित है? गंगा के। किसके? गंगा के। क्लियर है? अगर मैं यहीं पे बात करूं आपका, मैं अगर यहां पे बात करूं आपकी अहमदाबाद, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना किसके किनारे है? साबरमती। किसके किनारे? साबरमती के किनारे। क्लियर है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो क्या आंसर होगा? सूरत। जबलपुर, नर्मदा, अयोध्या, सरयू नदी के किनारे, जम्मू कश्मीर, झेलम। अगर बात करेंगे मथुरा और दिल्ली किसके? यमुना के किनारे स्थित हैं। कानपुर की बात करेंगे गंगा, अहमदाबाद की बात करेंगे तो साबरमती। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? क्या कह रहा है? बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपको दिया अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, नन ऑफ दीज। तो आपको पता होगा बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में वर्णित नहीं है। किसी भी अनुच्छेद में वर्णित नहीं है। एक ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 108। 108 अनुच्छेद में किसका प्रावधान मिलता है? तो भैया याद रखना, संयुक्त बैठक का प्रावधान मिलता है। अगर पूछ लिया जाए संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान आपको किसमें देखने को मिलेगा? आर्टिकल 108 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है इसका स्रोत क्या है, स्रोत अगर पूछ लिया जाए तो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं भैया यहीं पे बात कर लूं, मैं अगर आपसे पूछूं कि संयुक्त जो बैठक होती है वो कब बुलाई जाती है, तो याद रखना आर्टिकल 87 का यूज होता है जब राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। अनुच्छेद 87 के अंतर्गत क्या होता है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। मैं लिखे देता हूं, मेंशन कर देता हूं, क्या है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण।
राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। और तभी बैठक बुलाई जाती है क्या? संयुक्त बैठक बुलाई जाती है विशेष अभिभाषण। किसकी बात करेंगे? विशेष अभिभाषण। अभिभाषण क्लियर है? संयुक्त बैठक की अगर बात करेंगे तो संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो याद रखना इसकी जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर क्लियर है? कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। क्लियर? क्वेश्चन आपको देखो, ऑप्शन इसमें एक आपको दिया है अनुच्छेद 110। अगर आपसे पूछ लिया जाए आर्टिकल 110 में क्या है, तो याद रखना क्या है आपका? धन विधेयक। धन विधेयक किसमें है आपका? 110 में। अगर भैया जी पूछ लिया जाए धन विधेयक, कोई भी विधेयक, अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये तय कौन करता है? तो याद रखना इसे तय कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर तय करेगा। और धन विधेयक को आपको पता होगा यह सिर्फ और सिर्फ कहां पेश किया जा सकता है? इसे सिर्फ और सिर्फ आप लोकसभा में पेश कर सकते हैं। कहां पे? लोकसभा में। बिल हमारे दो प्रकार के होते हैं विधेयक, एक होता है धन विधेयक और एक होता है साधारण। साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक को सिर्फ और सिर्फ कहां पेश किया जा सकता है? लोकसभा में। और आपको पता होगा कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन तय करेगा? लोकसभा स्पीकर। क्लियर है? एक ऑप्शन आपको भैया जी दिया है आर्टिकल 112। क्या दिया है? अनुच्छेद 112। अगर मैं बात करूंगा अनुच्छेद 112 में विवरण किसका है, तो याद रखना वार्षिक वित्तीय विवरण। किसका है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। और किसका होगा वित्तीय विवरण? बजट का। क्लियर है? किस आर्टिकल में? आर्टिकल 112 में। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो किसी भी अनुच्छेद में वर्णित नहीं है। 108 में जो आपकी संयुक्त बैठक है कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त, जब राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87 के अंतर्गत होता है, उसी समय संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा स्पीकर। क्लियर है? देखो बजट की अगर मैं बात करूं तो बजट का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? याद रखना चमड़े का थैला। क्या होता है? चमड़े का थैला। अगर पूछ लिया जाए बजट का अर्थ क्या है? चमड़े का थैला। मैं यहीं पे अगर आपसे पूछ लूं कि सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे? बजट को सर्वाधिक बार किसने पेश किया? सर्वाधिक बार सर्वाधिक पेश किया, तो याद रखना भैया किसने किया था? मोरारजी देसाई ने। किसने किया? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के द्वारा सर्वाधिक बार बजट पेश किया गया। अगर आपसे पूछ लिया सबसे पहले किसके द्वारा बजट पेश किया गया भारतीय के द्वारा, तो याद रखना किसके द्वारा? स्वतंत्र भारत का पहला षणमुखम शेट्टी। षणमुखम शेट्टी। स्वतंत्र भारत का पहला जो बजट पेश किया था, प्रथम बजट किसने किया था? षणमुखम शेट्टी ने किया था। क्लियर है? बजट का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया? मोरारजी देसाई ने। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है कि 1857 की क्रांति में बरेली से किसने नेतृत्व किया था? किसकी बात हो रही है? 1857 की क्रांति की। चलिए एक बार बात करते हैं किसकी? 1857 की क्रांति की। अगर बात की जाए कि 1857 की क्रांति का कारण क्या था, इसका आपसे कारण पूछा जाएगा, तो कारण क्या था? याद रखना चर्बी युक्त कारतूस। क्या थे? चर्बी युक्त कारतूस। चर्बी युक्त कारतूस इसके क्या था? कारण था 1857 क्रांति का। 1857 की क्रांति का आगाज किसने किया था? तो याद रखना इसका जो आगाज किया था वो बैरकपुर छावनी। कहां पे? बैरकपुर छावनी। कहां पे? आपकी पश्चिम बंगाल। कहां पे है? पश्चिम बंगाल में। और बैरकपुर छावनी के एक सिपाही थे जिन्होंने किया था। कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे के द्वारा क्या किया गया था? इसका आगाज किया गया था। पूछ लिया जाए कब किया गया था इनके द्वारा, तो 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च 1857 को। क्लियर है? अगर मैं यहीं पे बात कर लूं कि मेरठ से इसका आगाज कब हुआ था, किसकी बात करें?
मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो मेरठ से याद रखना कब हुई? 10 मई 1857 को। कब हुई? 10 मई 1857 को। आपसे अगर पूछ लिया जाए 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? क्या पूछ लिया जाए? 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह, तो याद रखना इसका जो प्रतीक यानी सिंबल था वो कमल और रोटी थी। क्या थी? कमल और रोटी। कमल और रोटी। क्लियर है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वो प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी था, और बरेली से पूछा जाए तो याद रखना भैया बरेली से जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? बरेली से नेतृत्व किया था आपका खान बहादुर खान ने। किसने किया था? खान बहादुर खान। खान बहादुर खान के द्वारा कहां से नेतृत्व किया गया? बरेली से। अब देखो इसमें जो ऑप्शन आपको दिए हैं वो ऑप्शन सभी चारों ऑप्शन अलग अलग हैं। इसका जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा? खान बहादुर खान। आपको ऑप्शन एक दिया हुआ लियाकत अली खान। अगर मैं बात करूं कि लियाकत अली खान ने 1857 क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था, तो याद रखना इलाहाबाद। कहां से? इलाहाबाद। इलाहाबाद से किसने किया? लियाकत अली खान ने किया। किसका? 1857 की क्रांति का। अगर बात की जाए बाबू कुंवर सिंह कि बाबू कुंवर सिंह ऑप्शन आपको दिया है, तो बाबू कुंवर सिंह ने कहां से किया? याद रखना भैया कहां से? जगदीशपुर। जगदीशपुर। और ये जगदीशपुर कहां पे है? जगदीशपुर है आपका कहां? बिहार से। तो बिहार से बाबू कुंवर सिंह ने। एक ऑप्शन दिया है भैया जी आपको दीवान मनीराम दत्त। तो याद रखना जो दीवान मनीराम दत्त हैं इन्होंने जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया है वो कहां से किया है? असम से। कहां से? असम से। कहां से किया? असम से। एक ऑप्शन आपको दिया है बेगम हजरत महल। कौन? बेगम हजरत महल। इनका याद रखना कहां से किया? लखनऊ से। कहां से किया? लखनऊ से। अगर मैं कुछ और 1857 क्रांति के नेतृत्व करता की बात करूं तो मैं आपसे अगर पूछ लूं कि झांसी से किसने किया था? कहां से? झांसी से। तो झांसी से आपको पता होगा महारानी लक्ष्मीबाई। किन्होंने? महारानी लक्ष्मीबाई ने। लक्ष्मीबाई। अगर मैं यहीं पे बात कर लूं कि कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? कहां से? कानपुर। तो कानपुर याद रखना किसने किया? तात्या टोपे। किसने किया? तात्या टोपे के द्वारा किया गया। क्लियर है? अगर मैं यहीं आपसे पूछ लूं, मैं आपसे पूछ लूं झांसी की कानपुर का किसने किया? तात्या टोपे ने। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा से किसने किया? हरियाणा। हरियाणा की अगर बात की जाएगी तो किसने किया? राव तुलाराम अहीर। किसने किया? राव तुलाराम अहीर के द्वारा ये 1857 क्रांति का हरियाणा से नेतृत्व किया गया। क्लियर है? किसके द्वारा? राव तुलाराम अहीर के द्वारा। क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया था कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व बरेली से किसने किया? तो बरेली से खान बहादुर खान के द्वारा किया गया। अगर आपसे पूछ ले 1857 क्रांति का कारण क्या था? कि चर्बी युक्त कारतूस थे। अगर आपसे पूछा जाएगा कहां से शुरू हुई? बैरकपुर छावनी से यह आगाज हुआ था, पश्चिम बंगाल। कह सकते हैं कि यहां पे जो सिपाही थे हमारे मंगल पांडे। और कब किया था? 29 मार्च 1857 को। मेरठ से कब स्टार्ट हुआ? 10 मई 1857। इसमें ऑप्शन दिया था लियाकत अली खां। कहां से? इलाहाबाद से। अगर बात किया है बाबू कुंवर सिंह ने कहां से किया? जगदीशपुर बिहार से। अगर बात किया कि दीवान मनीराम दत्त के द्वारा 1857 क्रांति का नेतृत्व कहां से? असम से। और बेगम हजरत महल का कहां? लखनऊ से। झांसी की बात की जाए तो महारानी लक्ष्मीबाई। अगर बात की जाएगी कानपुर तो तात्या टोपे रहेंगे। और हरियाणा से कौन रहेंगे? राव तुलाराम अहीर। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तटीय सीमा नहीं बनाता? कौन सा राज्य तटीय सीमा नहीं बनाता? ऑप्शन इसमें है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और तेलंगाना। तो कौन सा ऐसा होगा? तो भैया इसका जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा है? तेलंगाना। कौन सा रहेगा? तेलंगाना। बात इसमें की है तटीय राज्य की। कौन सा राज्य तटीय सीमा नहीं बनाता? अगर पूछ लिया है कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं तो याद रखना भैया कौन से कितने राज्य हैं? 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। एक बार मैं आपको 9 राज्य बताता हूं वो कौन कौन से हैं। पहला आपका कौन सा होगा? गुजरात। कौन सा होगा भैया जी? गुजरात।
दूसरा आपका क्या रहेगा, महाराष्ट्र, क्या रहेगा, महाराष्ट्र। उसके एक आपका है कौन सा, गोवा, आपका रहेगा कर्नाटक, कर्नाटक, आपका रहेगा कौन सा, केरल, केरल के बाद आपका कौन सा, तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद बात करें तो कौन सा रहेगा आपका, आंध्र प्रदेश, कौन सा रहेगा, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बाद बात करेंगे तो कौन सा रहेगा, उड़ीसा, उड़ीसा। और ओडिशा के बाद जो नौवां रहेगा वो कौन सा रहेगा, पश्चिम बंगाल, कौन सा रहेगा, पश्चिम बंगाल। देखिए 9 हुए, 3 3 6 और 9। कितने तटीय सीमा बनाते हैं राज्य, 9 राज्य बनाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य, तो याद रखना सर्वाधिक जो तटीय सीमा बनाता है वो कौन बनाता है, सर्वाधिक तटीय सीमा आपका बनाता है गुजरात। कौन बनाएगा, गुजरात बनाएगा। और सबसे कम आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना भैया जी, सबसे कम बनाता है गोवा। कौन बनाएगा, सबसे कम। क्लियर है ना। दूसरा जो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य है वो याद रखना आंध्र प्रदेश, ये दूसरी सर्वाधिक सीमा बनाने वाला, दूसरी सर्वाधिक तटीय सीमा। क्लियर है, दूसरी सर्वाधिक तटीय सीमा कौन, आंध्र प्रदेश। क्लियर है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तटीय सीमा नहीं बनाता, तो कौन सा नहीं बनाता, तेलंगाना। ये वही तेलंगाना है जिसका निर्माण कब हुआ था, 2 जून 2014 में। क्लियर है। कौन सा राज्य बना था, 29वां राज्य। क्लियर है। चलो 28वां राज्य जो बना था, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कौन सा है भैया, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। किसकी बात हो रही है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। आपको दिया है महानदी, कृष्णा नदी, पेरियार नदी या कावेरी नदी। अगर मैं बात करूंगा अलमाटी बांध की, तो अलमाटी बांध कहां पे है, याद रखना भैया कृष्णा नदी पर स्थित है। कहां पे, अलमाटी बांध आपका कहां, कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी पे कहां पे बना हुआ है, अलमाटी बांध की बात करेंगे तो कहां पे, कर्नाटक। कहां पे है, कर्नाटक में। एक ऑप्शन भैया जी आपको दिया है महानदी। क्या दिया है, महानदी। अगर मैं बात करूं महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, अगर मैं बात करूंगा तो कौन सा, हीराकुंड बांध जो आपका है वो किस नदी पर बना हुआ है, हीराकुंड जो है वो आपका किस नदी पर है, तो आप याद रखना महानदी पर। क्लियर है। एक आपको दिया है पेरियार नदी, तो पेरियार नदी अगर पूछ ले इस पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो पेरियार नदी पर कौन सा बांध है, इडुक्की। कौन सा, इडुक्की बांध कौन, कहां पे, पेरियार नदी पर। कहां पर है ये भी याद रखना, केरल। और अगर आपसे पूछ लिया जाए हीराकुंड कहां पे है, तो याद रखना उड़ीसा। राज्य भी बता देता है, राज्य अगर कौन सा है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में। और इडुक्की बांध कहां पे, केरल में। किस नदी पर, पेरियार। एक आपको दिया भैया जी कावेरी नदी। क्या दिया हुआ है, कावेरी नदी। अगर मैं बात करूं कावेरी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो एक याद रखना मैटूर बांध। मैटूर बांध कहां पे है, कावेरी नदी पर। अगर पूछ ले मैटूर बांध किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना मैटूर बांध अगर राज्य पूछ लिया जाएगा आपका तमिलनाडु में। कहां पे, तमिलनाडु। क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछ लूं भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो याद रखना भारत का सबसे लंबा बांध यही रहेगा, हीराकुंड। सबसे लंबा बांध कौन रहेगा। अगर आपसे पूछ लिया है सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा बांध भारत का, यानी भारत का सबसे ऊंचा बांध होगा वो कौन सा होगा, तो वो कौन सा होगा आपका। और यहीं पे क्वेश्चन और बता दो, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में छाप देना। दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन भारत का सबसे ऊंचा बांध और भारत का सबसे बड़ा बांध, दोनों कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ये क्वेश्चन दोनों आपके लिए हैं। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है तारापुर परमाणु संयंत्र कहां स्थित है। किसकी बात हो रही है, तारापुर परमाणु संयंत्र कहां स्थित है, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। अच्छा बात हो रही भैया तारापुर की, तो तारापुर परमाणु संयंत्र कहां है, महाराष्ट्र में। कहां पे है, महाराष्ट्र में। अच्छा गुजरात में कौन सा है, तो याद रखना अगर पूछ लिया है गुजरात में कौन सा परमाणु संयंत्र है, तो काकरापार। काकरापार परमाणु संयंत्र कहां है आपका, गुजरात में। अगर आपसे पूछ लिया है उत्तर प्रदेश में आपका कौन सा है, उत्तर प्रदेश में कौन सा है आपका, नरोरा। कौन सा, नरोरा। कहां पे, बुलंदशहर, बुलंदशहर।
क्लियर है। एक आपको दिया है तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन से परमाणु संयंत्र, तो याद रखना आपका कलपक्कम और एक है कुडनकुल्लम। कलपक्कम और कुडनकुल्लम कहां पे हैं आपके, तमिलनाडु में। अगर मैं आपसे बात करूं कर्नाटक में कौन सा है, तो याद रखना कैगा परमाणु संयंत्र कहां पे है, कैगा कर्नाटक में। कैगा परमाणु संयंत्र कहां है आपका, कर्नाटक। कहां पे, कर्नाटक। और भाभा परमाणु संयंत्र तो आपको पता ही है, क्लियर है। आपको पता होगा तारापुर परमाणु संयंत्र कहां स्थित है, तो याद रखना कहां पे आपका आंसर रहेगा, महाराष्ट्र में। गुजरात में कौन सा है, काकरापार। उत्तर प्रदेश में कौन सा है, नरोरा। अगर बात की जाए तमिलनाडु में तो कलपक्कम और कुडनकुल्लम कहां पे हैं, तमिलनाडु में। और उसके बाद अगर कर्नाटक की पूछ जाए तो कैगा कहां पे है, कर्नाटक में। क्लियर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि भैया बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, 1757, 1760, 1764, 1759 में। तो बक्सर के युद्ध की अगर बात करेंगे तो बैटल ऑफ बक्सर यानी बक्सर का जो युद्ध लड़ा गया था वो 1764 में लड़ा गया। कब लड़ा गया, 1764 में। भाई आपको पता होगा बक्सर युद्ध के बाद ही बंगाल पर पूर्णतः कब्जा हो गया था, किसका, अंग्रेजों का। ठीक है ना, बंगाल पर पूर्णतः कब्जा हो गया था, किसका, अंग्रेजों का। तो बक्सर युद्ध हुआ था 17। अब देखो ऑप्शन दिया आपको 1757 सॉरी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1757 में किसका युद्ध हुआ, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो 1757, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। अगर आपसे पूछ लिया है, ऑप्शन दिया है 1760, तो 1760 में कौन सा युद्ध हुआ आपका, तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ, 1760। वांडीवास का युद्ध अगर पूछ लिया जाएगा तो 1760 में। अच्छा आपसे अगर पूछ लिया जाए 1759 में कौन सा हुआ, याद रखना बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध कब हुआ, 1759 में। क्लियर है। आपको पता होगा बक्सर का युद्ध जैसे ही हुआ था उसके बाद बंगाल में पहली बार द्वैध शासन लागू करने वाला जो व्यक्ति था कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। और बंगाल में द्वैध शासन का अंत करने वाला कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल का पहला गवर्नर ही 1764 के बाद कौन बना था, रॉबर्ट क्लाइव बना था। 1765 में कौन सी संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास को किस वर्ष इंपीरियल बैंक में विलय किया गया। यानी बात हो रही है बैंक ऑफ बॉम्बे, बंगाल और मद्रास को किस वर्ष इंपीरियल बैंक में, 1969, 1980, 1921 या 1955 में। चलिए देखते हैं इसका जो आंसर रहेगा, इंपीरियल बैंक को कब इंपीरियल बैंक में विलय किया गया, 1921 में। देखो एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1969, तो याद रखना भैया 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1969 में। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1969 में। अगर आपको ऑप्शन एक दिया है आपको 1980, 1980 की बात करेंगे तो कितनी बैंकों का, 14 बैंकों का। कितनी बैंकों का, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितनी बैंक का हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्लियर। 1921 में इन तीनों का विलय किसमें कर दिया, इंपीरियल बैंक में। एक ऑप्शन दिया है 1955, और इसी इंपीरियल बैंक को 1955 में ही कन्वर्ट कर दिया गया था एसबीआई में। तो इंपीरियल बैंक को 1955 में क्या बना दिया गया, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में इंपीरियल बैंक को क्या कहा जाने लगा, एसबीआई। क्लियर है। क्वेश्चन था बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास को किस वर्ष इंपीरियल में विलय किया गया, आंसर रहेगा आपका 1921 में। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई आई एम एन एथिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। किसकी बात हो रही है, व्हाई आई एम एन एथिस्ट पुस्तक के लेखक। तो याद रखना भैया इस पुस्तक के जो लेखक हैं आपके वो है कौन, आपके भगत सिंह। कौन है, शहीद भगत सिंह। वही भगत सिंह है जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। क्लियर है ना। अगर बात करेंगे एमसी मैरी कॉम, इसमें ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन है इसमें ऊपर सत्यजीत रे।
अगर मैं बात करूं कि सत्यजीत रे की पुस्तक का नाम क्या है, तो याद रखना एडवेंचर्स ऑफ फेलुदा। एडवेंचर्स ऑफ फेलुदा किसकी है? एडवेंचर ऑफ फेलुदा, सत्यजीत रे। क्लियर है? किसकी एडवेंचर ऑफ फेलुदा? कि सत्यजीत रे की। क्लियर है? एडवेंचर्स ऑफ फेलुदा, सत्यजीत रे। एक ऑप्शन दिया है एमसी मैरी कॉम। अगर मैं बात करूंगा अनब्रेकेबल, किसकी है? एमसी मैरी कॉम। अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक कौन है? एमसी मैरी कॉम की पुस्तक। अगर मैं आपसे यहीं पे एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको, सावरकर। क्या है? सावरकर। वीर सावरकर को आप जानते होंगे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है हिंदुत्व इज ए हिंदू। क्या लिखी है? हिंदुत्व, हु इज ए हिंदू, हु इज अ हिंदू। अगर पूछ लिया जाए कि आपसे कि वीर सावरकर हिंदुत्व इज ए हिंदू किसकी है? वीर सावरकर की है। क्लियर है? इसमें एक ऑप्शन दिया है दलाई लामा। ये वर्तमान समय में भारत के सबसे बड़े कह सकते हैं बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं, और दलाई लामा की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? तो याद रखना फ्रीडम इन एक्साइल। फ्रीडम इन एक्साइल। क्या है? फ्रीडम इन एक्साइल। क्लियर है? तो क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका, क्वेश्चन ये था कि वाई आई एम एन एथिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या था? भगत सिंह। हमने बताया था भगत सिंह ने ही स्वतंत्रता की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते हुए फांसी चढ़ गए थे। और आपको पता होगा प्रेजेंट टाइम में हमारे वीर जवान हैं जो प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे देते हैं। अभी आपने सुना होगा एक कैप्टन अंशुमन सिंह अपने साथियों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम लोग वर्ल्ड कप में लगे थे, उन्हें कोई नहीं देख रहा था, तो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे दी। जब कोई भी एक, मैं आपको मोटिवेशन लाइन के साथ कहना चाहता हूं कि जब कोई सैनिक होता है ना, तो जब कोई सैनिक सेना में जाता है, और जब जवान सेना में जाता है और सेना में जाते समय उसकी माँ उससे एक वचन मांगती है, और वो वचन क्या है? माँ कहती है कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे, मात्र एक रणभूमि में दूध की लाज को बचाएगा। क्या कहती है? कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे, मात्र एक रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा। तेरे वंशजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, इतिहास लाडले क्या तू भी दोहराएगा। यानी माँ कहती है कि मेरे पुत्र एक मुझको वचन देगी, जो रणभूमि होगी उसमें क्या मेरे दूध की लाज को बचाएगा, और जो तेरे वंशजों ने लिखा है इतिहास, और इतिहास को लाडले क्या तू भी दोहराएगा। इन्हीं दो पंक्तियों में दो पंक्तियां और शुमार करके बेटा अपनी माँ को आंसर देता है कि इंच इंच कट जाऊं, बोटी बोटी बट जाऊं, बोटी बोटी बट जाऊं, इंच इंच कट जाऊं, लाडला न पुरखों की नाक को कटाएगा। या तो ये तिरंगा में लपेट घर आऊंगा मां, या तो ये तिरंगा सीमा पार फहराएगा। ऐसे हमारे देश के नौजवान हैं जो हंसते हंसते अपनी जवानी को देश पर कुर्बान कर देते हैं। तो आप भी इसी जोश के साथ लगे रहिए और अपनी मुकाम को हासिल कीजिए, और उसमें अपना पूरा 100% आपको देना है। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।